बात करीब 2500 साल पहले की है। भारत 16 अलग अलग ग्रेट स्टेट में बटा हुआ था, जिन्हें महाजनपद कहते थे। इनमें सबसे पावरफुल था मगध, जो गंगा रिवर के कोस्ट पर बसा था। मगध की शक्ति का सीक्रेट कोई राजा नहीं, बल्कि इसकी ज्योग्राफी थी। कहते हैं कि इसकी राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरी थी, जो एक नेचुरल फोर्ट का काम करती थी। इसके अलावा यहाँ गंगा, सोन और पुनपुन जैसी नदियां बहती थी और जमीन के नीचे से आयरन निकलता था। जहां बाकी के स्टेट अब भी तांबे पर डिपेंडेंट थे, वहीं मगध के पास बेस्ट क्वालिटी का लोहा था, जो मगध को एक रिच स्टेट बनाता था। लेकिन यहाँ रूल करने का एक अलग सा ट्रेंड सेट हो गया था। ट्रेंड ये कि बेटा अपने पिता का मर्डर करके राजा बनता था। यही राजा बिंबिसार ने किया और यही किया उनके बेटे अजात शत्रु ने। 544 ईस्वी की बात है, जब 15 साल के बिंबिसार मगध के राजा बने। बिंबिसार को पता था कि रूल करने के लिए हर बार लड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने प्यार से काम लिया और शादी करनी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने कौशल प्रिंसेस से शादी की। इसके बाद वैशाली के ताकतवर लिच्छवी एम्पायर की राजकुमारी को अपनी रानी बनाया। इससे नॉर्थ बिहार का सपोर्ट मगध को मिल गया, जिसके बाद उन्होंने शादी की पंजाब की मध्य प्रिंसेस से। इस तरह बिंबिसार ने वेस्टर्न फ्रंट को भी सिक्योर कर लिया और एक एक करके उन्होंने 3 पावरफुल स्टेट से रिश्तेदारी कायम कर ली। माने बिंबिसार ने बिना लड़ाई के मगध की ताकत को 3 गुना बढ़ा दिया, जिसके बाद मगध इंडिया का सबसे शक्तिशाली एम्पायर बन गया। अब इस एम्पायर पर राज करना चाहते थे बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु, इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया। एक रात अचानक उन्होंने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर अपने पिता को जेल में डाल दिया और खुद को मगध का राजा घोषित कर दिया। बिंबिसार जेल में भूख से मर गए, वहीं अजातशत्रु ने अपना पूरा ध्यान मगध के दुश्मनों पर लगा दिया। अपने नाम की तरह ही अजातशत्रु अपने दुश्मनों का काल थे। उनका सबसे बड़ा दुश्मन था वैशाली का वज्जी एम्पायर, जिसे हराने के लिए उन्होंने 16 सालों तक लगातार हमले किए। लेकिन वज्जी भी कुछ कम नहीं थे, उन्हें हराना बेहद मुश्किल था। इसलिए अजातशत्रु ने टेक्नोलॉजी का यूज किया। उन्होंने महारथ शिलाकंटक और रथ मुसल, 2 बेहद रेयर हथियार डिजाइन करवाए। इनमें महारथ शिलाकंटक गुलेल जैसा था, जिसे रस्सियों और लकड़ियों से मिलाकर बनाया गया था। ये इतना बड़ा था कि इससे बड़े बड़े पत्थर एक साथ फेंके जा सकते थे, जो किले की दीवारों को पल भर में तहस नहस कर सकते थे। ये एक तरह से तोप का काम करता था। वही रथ मुसल एक रथ जैसा था, जिसके चारों तरफ लोहे का बड़ा सा रोड लगा रहता था। जब रथ दौड़ता तो ये मुसल चारों तरफ तेजी से घूमता और जो भी इसकी चपेट में आता उसे एक पल में कुचल कर रख देता। कहते हैं कि जब अजातशत्रु के ये हथियार जंगे मैदान में उतरे, तब वैशाली की सेना के परखच्चे उड़ गए, जिसके बाद वैशाली भी मगध को मिल गया और अजातशत्रु ने यहाँ के पाटलिपुत्र शहर में एक मिलिट्री बेस बनाया। ये मिलिट्री बेस गंगा के किनारे था, जो आगे चलकर इस एम्पायर की राजधानी बनने वाला था। लेकिन ऐसा होने से पहले ही अजातशत्रु के बेटे उदयन ने उसका तख्ता पलट कर दिया और पिता को मारकर बेटे के राज करने का ट्रेंड मगध में जारी रहा। इसी ब्लड शेड के कारण मगध के चर्चे दूर दूर तक थे। लेकिन इसकी शक्ति भी इतनी ज्यादा थी कि खुद विश्व विजेता सिकंदर की आर्मी ने मगध पर हमला करने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, मगध माने कि बिहार, वो स्टेट जिसने भारत को चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त जैसे महान सम्राट दिए, नालंदा और विक्रमशिला जैसी फेमस यूनिवर्सिटीज दी, जहां गौतम बुद्ध और जैन तीर्थंकर भगवान महावीर ने ज्ञान का प्रकाश फैलाया और जहां आर्यभट्ट जैसे जीनियस हुए। आज उस स्टेट की पिक्चर सदियों पुराने बिहार से बिल्कुल अलग नजर आती है। एक वक्त पर पूरे इंडिया को कंट्रोल करने वाले बिहार को आज एक बैकवर्ड स्टेट माना जाता है। यहाँ के गांवों में इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल और हॉस्पिटल जैसी बेसिक फैसिलिटीज की भी कमी है। यहाँ की यूथ दूसरे स्टेट्स में लेबर का काम करती है। वहीं नीति आयोग के MPI के मुताबिक बिहार इंडिया का सबसे गरीब स्टेट है, जहाँ की लिटरेसी रेट भी सबसे कम है। बिहार के लोग या तो खेती करते हैं या फिर गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी, लेकिन इंडस्ट्रीज ना होने की वजह से इनका लिविंग स्टैंडर्ड एवरेज ही रह जाता है। हालात यह है कि इंडिया के दूसरे स्टेट्स में लोग एक दूसरे को बिहारी कहकर ट्रोल करते हैं और बिहार के लोगों को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। लेकिन सवाल आता है, क्यों? जिस बिहार की हिस्ट्री इतनी ग्लोरीफाइड थी, आज उसका हाल सबसे बुरा क्यों है? क्यों बिहार डेवलपमेंट के मामले में इतना पीछे रह गया? नया बिहार पुराने बिहार से कितना अलग है? और क्यों इंपॉर्टेंट है बिहार का इलेक्शन इस बार?
दोस्तों, बिहार में रिसेंटली इलेक्शन होने वाले हैं, जिस वजह से ये स्टेट मीडिया की सुर्खियों में है। इसीलिए हम बिहार की हिस्ट्री पर एक डिटेल रिपोर्ट लेकर आए हैं, जिसे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान, यूपी, गुजरात और एमपी जैसे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स की कहानियां हम लेकर आ रहे हैं खास हमारे मेंबर्स के लिए। ये कहानियां सुनने के लिए आप भी हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और हमें ये सजेशन दीजिए कि उस पर आप अगली कहानी कौन सी सुनना चाहते हैं। आप जो भी चाहेंगे हम वो बनाएंगे। खैर, अब हम टॉपिक पर वापस आते हैं और बिहार की कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर गंगा के साउथ कोस्ट पर बसा है पटना। आज ये शहर बिहार स्टेट की राजधानी है, जो फेमस है अपनी भोजपुरी फिल्म्स, लिट्टी चोखा, मधुबनी पेंटिंग्स, नालंदा यूनिवर्सिटी, सोनपुर मेला और छठ पूजा के लिए। लेकिन सदियों पहले ये कोई राज्य नहीं था, बल्कि एक महाजनपद था जिसका नाम था मगध। मगध पर पहले हर्यक, फिर शिशुनाग और फिर नंद डायनेस्टी ने रूल किया, जिनमें नंद राजाओं के पास तो दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी थी, जिसमें 2 लाख सोल्जर्स, 20,000 घुड़सवार और 6,000 से भी ज्यादा हाथी थे। यही कारण था कि 326 बीसी में पर्शिया, इजिप्ट और अफगानिस्तान को जीतने के बाद जब सिकंदर ने मगध पर हमला करने की प्लानिंग बनाई, तो उसके सैनिकों ने ही उसका साथ देने से मना कर दिया। कहते हैं कि ग्रीक आर्मी ने मगध के खतरनाक हाथियों के बारे में सुन रखा था, इसलिए वो डर गए। पंजाब तक पहुंचते पहुंचते उनका जोश ठंडा पड़ गया और व्यास नदी के किनारे आते ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो आगे नहीं बढ़ेंगे। कहते हैं कि सिकंदर ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो माने ही नहीं। इस वजह से सिकंदर मगध पर हमला किए बिना ही लौट गया, जिसका पता चलते ही धनानंद घमंड से चूर हो गया। धनानंद नंद डायनेस्टी का सबसे अमीर राजा। कहते हैं कि उसके पास पैसे और पावर की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक चीज की, अकल। और अकल की इसी कमी की वजह से तक्षशिला के एक साधारण से ब्राह्मण ने कैसे नंद डायनेस्टी को उखाड़ फेंका, इसकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। हुआ यूं कि आज से करीब 2300 साल पहले पाटलिपुत्र यानी कि आज का पटना मगध की राजधानी बन चुका था। ये शहर गंगा नदी के किनारे बसा था, जहां से रेशम और मसालों का ट्रेड होता था। इस ट्रेड से इतना पैसा पाटलिपुत्र को मिलता था कि ये शहर रोशन महलों से जगमगाता रहता था। यहाँ नंद फैमिली के बड़े बड़े महल थे और दुनिया इसे सोने का पिंजरा कहती थी। अब इसी सोने के पिंजरे पर दुश्मनों की भी नजर थी, लेकिन इस बात की धनानंद को बिल्कुल परवाह नहीं थी। विरासत में मिली दौलत ने उसे अय्याश और घमंडी बना दिया था, इतना कि वो किसी को भी जब चाहे बेइज्जत कर देता था। यही कारण था कि सिकंदर ने उस पर अटैक किया तो उसके राज्य के विद्वान लोग टेंशन में आ गए, लेकिन किसी में भी ये हिम्मत नहीं थी कि वो धनानंद को समझा पाए। ऐसे में तक्षशिला से एक ब्राह्मण धनानंद के दरबार में पहुंचा, जिसका नाम था चाणक्य। चाणक्य के कपड़े साधारण, सिर पर शिखा और हाथ में कुछ किताबें थीं। उन्होंने धनानंद के सामने बड़ी हिम्मत से अपनी बात रखी और कहा कि महाराज, मगध की सुरक्षा खतरे में है। दुश्मन सीमा पर पहुंच चुका है और आप भोगविलास में डूबे हैं। अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो ये साम्राज्य, ये वैभव मिट्टी में मिल जाएगा। कहते हैं कि इतना सुनते ही धनानंद जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, कौन हो तुम साधारण ब्राह्मण? तुम्हारे जैसे फटे पुराने लोग अब मुझे शासन सिखाएंगे। तुम्हारी शक्ल तो ऐसी है कि मेरा मुकुट भी तुम्हें देखकर शर्मा जाए। फौरन बाहर निकालो इसे। कहते हैं कि तब सिपाहियों ने चाणक्य को गर्दन से पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए दरबार से बाहर फेंक दिया। चाणक्य जमीन पर गिरे, उनकी शिखा खुल गई और उनका सारा गुस्सा, सारी बुद्धि एक ही चीज में बदल गई, प्रतिज्ञा में। चाणक्य उठे, अपनी शिखा को हवा में लहराया और गरजते हुए बोले, धनानंद, आज तुमने एक ब्राह्मण का नहीं बल्कि पूरे मगध का अपमान किया है। ये सुन लो, जब तक मैं तुम्हारे इस अन्यायी और घमंडी नंदवंश को जड़ से उखाड़ नहीं फेंकूंगा, तब तक मैं अपनी ये शिखा नहीं बांधूंगा। इतना कहकर चाणक्य वहां से निकल गए और अब उन्हें तलाश थी एक शिष्य की, जो ताकतवर नहीं बल्कि भूखा हो। चाणक्य ने पूरे राज्य में भटकना शुरू किया और कई दिन चलने के बाद वो एक गांव में पहुंचे,
यहाँ उन्होंने देखा कि एक बच्चा खेल खेल में राजा बनकर अपने साथियों पर हुक्म चला रहा था। होने को तो वो एक साधारण गडरिये का बेटा था, लेकिन उसकी आवाज में ऐसा रौब था कि चाणक्य समझ गए कि अब उनकी तलाश खत्म हो गई है। इस लड़के का नाम था चंद्रगुप्त, जिसे चाणक्य अपने साथ ले गए और राजा बनने के लिए तैयार करने लगे। उन्होंने चंद्रगुप्त को पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, गुरिल्ला वॉरफेयर और हर वो चीज सिखाई जो एक सम्राट को आनी चाहिए। उन्होंने बरसों तक धनानंद से छुपाकर चंद्रगुप्त को ट्रेंड किया। सालों बाद जाकर जब उन्हें लगा कि चंद्रगुप्त तैयार है, तब उन्होंने सीधे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया और यहाँ वो बुरी तरह से हार गए। कहते हैं कि धनानंद की सेना ने चंद्रगुप्त की सेना को कुचल कर रख दिया। चाणक्य और चंद्रगुप्त को जान बचाकर भागना पड़ा। यह पहली बार था जब चाणक्य को अपनी स्ट्रेटजी पर डाउट होने लगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल कर रख दिया। हुआ यूं कि धनानंद से हारने के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त एक छोटे से गांव में रात बिता रहे थे। वो भूखे थे। तभी एक झोपड़ी से उन्हें एक माँ की आवाज आई जो अपने बच्चे को डांट रही थी। उसने कहा कि अरे मूर्ख, तू भी वही गलती कर रहा है जो चाणक्य और उसका राजा कर रहे हैं। तो खीर बीच में से क्यों खा रहा है? बीच में से खाएगा तो तेरा मुंह जल जाएगा। खीर हमेशा किनारे से ठंडी करके खानी चाहिए। बस इतना सुनते ही चाणक्य समझ गए कि उन्होंने खीर बीच में से खाने की गलती कर दी थी। यानी कि वो सीधे मगध की राजधानी पर हमला कर बैठे थे, जो नंद डायनेस्टी का पावर सेंटर था। इसके बाद उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और नया प्लान बनाया। उन्होंने मगध के छोटे छोटे गांवों को जीतना शुरू किया जो बॉर्डर पर बसे थे और जहां नंद आर्मी का ज्यादा ध्यान नहीं था। चाणक्य ने यूनानियों से भी दुश्मनी खत्म कर दी और उनकी कुछ सेना को अपनी तरफ मिला लिया। वही चंद्रगुप्त ने गांव-गांव जाकर लोगों को धनानंद के अत्याचारों के बारे में भड़काना शुरू कर दिया। कहते हैं कि धनानंद किसानों से भारी भरकम टैक्स वसूलता था। गंगा के सारे ट्रेड रूट पर भी उसका कंट्रोल था। इसी वजह से किसान से लेकर व्यापारी तक हर कोई उससे परेशान था और यही कारण था कि अब मगध की जनता भी धनानंद के खिलाफ खड़ी हो गई। अब जंग सिर्फ चंद्रगुप्त और धनानंद के बीच की नहीं रह गई, बल्कि धनानंद के खिलाफ अब उसकी अपनी जनता खड़ी हो गई। अब बारी थी फाइनल अटैक की, जिसके लिए भी चंद्रगुप्त ने सही वक्त का इंतजार किया और एक रात अचानक पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया। जब ये हमला हुआ तो धनानंद के महल में नाच गाना चल रहा था। उसे कुछ होश ही नहीं था। वही जनता को चंद्रगुप्त के साथ खड़ा देख धनानंद के सैनिक भी हैरान थे। अपने राज्य की जनता के खिलाफ वो कैसे लड़ते, इसलिए उन्होंने घुटने टेक दिए। वही धनानंद ने भागने की कोशिश की, लेकिन चंद्रगुप्त ने उसका मर्डर कर दिया, जिसके बाद मगध को नंद वंश से आजादी मिल गई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाने का ऐलान किया और राज तिलक के दिन उन्होंने अपनी शिखा को कसकर बांधा, क्योंकि अब उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी। कहते हैं कि चाणक्य ही थे जिन्होंने खंड खंड बटे भारत को पहली बार अखंड बनाया था। उनके गाइडेंस में चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लेकर साउथ इंडिया तक मौर्यन एम्पायर का एक्सपेंशन किया। माने अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक मौर्य राजाओं का राज था, जिसका कंट्रोल था उस वक्त के मगध, या कहें कि इस वक्त के बिहार के पास। लेकिन बिहार की ग्लोरी में चार चांद लगने अब भी बाकी थे, क्योंकि आने वाले वक्त में मगध के राजा बनने वाले थे सम्राट अशोक। रिश्ते में चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादा थे, लेकिन दादा की गद्दी अशोक को ही मिलती ये जरूरी नहीं था, क्योंकि अशोक के कई भाई थे जो किंग बनने की लाइन में थे, लेकिन अशोक को किसी भी कीमत पर राजा बनना था। ऐसे में अशोक ने अपने ही भाइयों का मर्डर करना शुरू कर दिया और कई सोर्सेस कहते हैं कि राजा बनने के लिए उसने अपने 99 भाइयों को मार डाला। 4 साल चली इस खून खराबे के बाद अशोक मगध के राजा तो बन गए, लेकिन इससे मगध में उनका डर फैल गया और लोग उन्हें चंडाशोक कहने लगे, जिसका मतलब था कि वो अशोक जिसे सिर्फ और सिर्फ जीत चाहिए थी, चाहे कीमत कुछ भी हो। अशोक ने पूरे भारत को जीत लिया, लेकिन मगध का नक्शा अब भी अधूरा था, क्योंकि साउथ ईस्ट में बसे उनके पड़ोसी कलिंग ने अब भी सरेंडर नहीं किया था, जिसे जीतना मगध के लिए काफी फायदेमंद था। दोस्तों, कलिंग माने आज का ओडिशा। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक ट्रेड सेंटर था। यहाँ के पोर्ट से साउथ ईस्ट एशिया तक व्यापार होता था। अशोक ने कलिंग के राजा को ये मैसेज भिजवाया कि या तो झुक जाओ या फिर मिट जाओ। कहते हैं कि मगध की आर्मी के आगे कलिंग की सेना बहुत छोटी थी, फिर भी कलिंग की सेना और लोगों ने अपने राजा का साथ दिया। वो झुके नहीं और अशोक से जंग लड़ी। कहते हैं कि अशोक ने कलिंग पर जब हमला किया
तो उनकी आर्मी ने बच्चे, बूढ़े और औरतों किसी को भी नहीं बख्शा। रास्ते में जो भी आया उसे कुचल दिया गया और बहादुरी से लड़ने के बावजूद कलिंग हार गया। अब कलिंग की जमीन पर मगध का झंडा था। ये जीत सम्राट अशोक के लिए एक बड़ी विक्ट्री थी। कहते हैं कि अपनी जीत का नजारा देखने सम्राट अशोक घोड़े पर सवार होकर जंगे मैदान में निकले, लेकिन वहां के हालात देख उनकी रातों की नींद उड़ गई। सम्राट अशोक ने देखी चारों तरफ लाशें ही लाशें, टूटी तलवारें, खून से सनी जमीन और बिलखती औरतें। कहते हैं कि इस जंग में 2 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए और इतनी तबाही मची कि सम्राट अशोक का मन दुखी हो गया। तब उनकी नजरें जमीन पर लहराते मगध के झंडे पर पड़ी, जिसकी अब उनके लिए कोई कीमत नहीं बची थी। अब उन्हें अपना सिंहासन, अपना ताज, सब कुछ चुभने लगा था और उन्हें तलाश थी शांति की। तभी एक दिन उनकी मुलाकात एक बौद्ध मॉन्क उपगुप्त से होती है, जिनकी आंखों में गजब की शांति थी। ऐसी शांति अशोक ने किसी भी सम्राट की आंखों में नहीं देखी थी, इसलिए उन्होंने अपनी कहानी उपगुप्त को कह सुनाई। तब उपगुप्त ने उन्हें शांति का रास्ता दिखाया। उन्होंने तलवार छुड़वाकर उन्हें भक्ति में लगा दिया और अब अशोक हिंदू से बौद्ध बन गए। उन्होंने दिग्विजय की नीति छोड़कर धर्म विजय की नीति अपनाई। उन्होंने हिंसा के बजाय प्यार से दुनिया जीतने की ठानी। यहीं से चंडाशोक का जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल गया और वो हिंसा के सख्त खिलाफ हो गए। सम्राट अशोक ने हिंसा को मिटाने की हर कोशिश की। उन्होंने देखा था कि जंग में लोहे और हथियारों की टेक्निक कितनी खतरनाक हो सकती है, इसलिए उन्होंने 9 लोगों को चुना जिनके बारे में किसी को नहीं पता था। इनका काम था दुनिया की सबसे खतरनाक साइंस, जो कि आर्म्स से रिलेटेड थी, उन्हें 9 सीक्रेट बुक्स में लिखना और इन्हें इंसानों की पहुंच से बहुत दूर ले जाना। ये काम अशोक ने बहुत ही सीक्रेटली करवाया, लेकिन खुलकर अगर कुछ करवाया तो वो था बौद्ध धर्म का प्रचार। उन्होंने बौद्ध धर्म को मगध के कोने कोने में फैला दिया। उन्होंने कई सारे स्तूप बनवाए, मोनेस्ट्रीज बनवाई। सारनाथ का हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी हमें सम्राट अशोक ने ही दिया है। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघामित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा और खुद अपने जीवन में और कोई जंग नहीं लड़ी। अपने 40 सालों के रूल में उन्होंने अपनी जनता का खूब ख्याल रखा। कहते हैं कि इतिहास में सम्राट अशोक ही अकेले ऐसे राजा थे जिन्होंने जंग जीतने के बाद अपनी तलवार को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। उन्होंने दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, लेकिन असली ज्ञान दिया नालंदा ने। दोस्तों, जब जब बिहार की बात होगी तो नालंदा का नाम जरूर आएगा, क्योंकि जब यूरोप की सभ्यताएं मिट रही थीं, तब भारत में गंगा किनारे एक ऐसा शहर रोशन हो रहा था जिसकी रोशनी चाइना से लेकर तिब्बत तक पहुंचती थी। ये शहर था नालंदा महाविहार, जो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि नॉलेज का वेटिकन था। नालंदा को बनाया था गुप्त राजाओं ने, जो हजारों एकड़ में फैला था। इसका कैंपस इतना बड़ा था कि यहाँ 2000 टीचर्स और 10,000 स्टूडेंट्स एक साथ रहते थे। वहीं यहाँ एडमिशन का प्रोसेस आज के हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से भी मुश्किल था। कहते हैं कि नालंदा में इंटरव्यू गेट पर ही होता था। गेट पर खड़े रहने वाले गार्ड स्टूडेंट से सवाल करते और उनके सवाल इतने मुश्किल होते थे कि 4 में से 1 ही स्टूडेंट को एंट्री मिलती थी और बाकी के बाहर से ही लौटा दिए जाते थे। नालंदा में वेदों की पढ़ाई होती थी। इसके अलावा यहाँ मैथ्स, ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी, सर्जरी और साइंस भी पढ़ाए जाते थे। यहाँ से निकले स्टूडेंट्स का रुतबा पूरी दुनिया में था। इसीलिए तो हेनसांग और इत्सिंग दोनों चीन से हजारों मील चलकर यहाँ आए, सिर्फ इस ज्ञान को अपने देश ले जाने के लिए। नालंदा में बहुत कुछ खास था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी दौलत थी इसकी लाइब्रेरी धर्मगंज। ये लाइब्रेरी 3 लंबी चौड़ी बिल्डिंग्स में फैली थी, जिनमें हर एक में 9-9 मंजिलें थी। हर मंजिल पर लाखों किताबें थी, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाती थी। लेकिन इसी की वजह से नालंदा राख हो जाएगा, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। नालंदा कैसे राख हुआ, इसकी कहानी शुरू होती है 12th सेंचुरी में। इतिहास बताता है कि उस दौर में बख्तियार खिलजी ने भारत पर हमला किया। उसने बंगाल और बिहार को जीत लिया, लेकिन इसी बीच उसकी तबीयत खराब हो गई। लाख कोशिशों के बावजूद उसे हकीमों की दवा नहीं लगी। तब किसी ने खिलजी से कहा कि वो नालंदा के वैद्य से इलाज करवाए। ये सुनते ही खिलजी को गुस्सा आ गया और उसे लगा कि एक हिंदू वैद्य इस्लामी हकीमों से बेहतर कैसे हो सकता है। पहले तो वो मना करता रहा, लेकिन जब जान पर बनाई तो वो मान गया। इसके बाद नालंदा से आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलाया गया, जिन्होंने खिलजी को यकीन दिलाया कि वो उसे ठीक कर देंगे। कहते हैं कि खिलजी ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी दवा नहीं खाऊंगा, अगर तुम मुझे ठीक कर सकते हो तो करो। तब राहुल श्रीभद्र ने कुरान की एक कॉपी मंगवाई और उस पर दवा का लेप लगा दिया।
उन्होंने खिलजी से कहा कि आप बस रोज इन पन्नों को पढ़ते रहिए, दवा आपके थूक के जरिए अपना काम कर देगी। अब खिलजी रोज कुरान पढ़ता और जब वो थूक लगाकर इसके पन्ने पलटता तो दवा उसके शरीर में चली जाती। कमाल देखिए कि इसी ट्रिक की वजह से खिलजी ठीक हो गया, लेकिन उसके दिल में खुशी नहीं बल्कि जलन थी। वो सोचने लगा कि इन काफिरों के पास इस्लाम से भी ज्यादा बेहतर इल्म कैसे हो सकता है। इसी वजह से उसका ईगो हर्ट हो गया। उसने नालंदा के ज्ञान को मिटाने की कसम खा ली और 1193 में उसने नालंदा पर अटैक कर दिया। वो नालंदा जहां स्टूडेंट्स रहते थे, वो नालंदा जहां शांत बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे। खिलजी ने उन लोगों को मारा जिनके हाथों में किताबें थी और ऐसा कोहराम मचाया कि नालंदा खून से सन गया। खिलजी ने नालंदा की लाइब्रेरी में आग लगा दी, जिसमें करोड़ों दुर्लभ मैन्युस्क्रिप्ट जलकर राख हो गईं। कहते हैं कि ये आग 3 महीनों तक सुलगती रही, जिसमें हजारों सालों का नॉलेज जलकर राख हो गया। इतिहास के माने तो कुछ भिक्षु यहाँ से भागकर तिब्बत और नेपाल पहुंचे और अपने साथ बचे कुछ ग्रंथ ले गए। इसी वजह से भारत का ये ज्ञान दुनिया के कोने कोने में पहुंचा, लेकिन उस ज्ञान के बारे में किसी को नहीं पता जो नालंदा की आग में राख हो गया। नालंदा का जलना सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नुकसान था, जिसे इतिहास कभी कवर अप नहीं कर पाया। कहते हैं कि पाल राजाओं ने इसे फिर से बनवाया और विक्रमशिला नाम की एक दूसरी यूनिवर्सिटी भी बनवाई, लेकिन वक्त के साथ साथ नालंदा की ग्लोरी फेड हो गई और आज हाल ये है कि मगध या कहे कि बिहार भी अपनी ग्लोरी खो चुका है। तभी तो एक वक्त पर जो स्टेट पूरे भारत को रूल करता था, आज वो सबसे गरीब और पिछड़ा हुआ है। दोस्तों, बिहार का नाम आता है विहार से। यहाँ बौद्ध विहार हुआ करते थे, जिस वजह से लोग इसे विहार कहने लगे, जो बाद में बिहार बन गया। एक वक्त था जब बिहार बौद्ध धर्म का पावर सेंटर हुआ करता था, लेकिन अब पुराने बिहार से नया बिहार कितना अलग है, ये फर्क आप खुद जानते हैं। बिहार का ये हाल क्यों हुआ? इसके पीछे कई कारण हैं दोस्तों, जिसमें पहला कारण है पार्टीशन। जी हाँ, जैसा आज हम बिहार का नक्शा देखते हैं, ये पहले वैसा नहीं था। कहते हैं कि बंगाल और झारखंड का पार्ट भी बिहार में आता था और कोलकाता जैसी कोस्टल सिटीज भी इसी स्टेट में थी, लेकिन 1912 में बंगाल को बिहार से अलग कर दिया गया, जिस वजह से बिहार का कोस्टल एरिया खो गया और ये पूरी तरह से एक लैंडलॉक यानी कि जमीन से घिरा हुआ स्टेट बन गया। माने सी ट्रेड से जनरेट होने वाला रेवेन्यू बिहार ने खो दिया। वहीं साल 2000 में झारखंड के अलग होने से बिहार को कोयला, लोहा, यूरेनियम और 90% खनिज एक ही झटके में खोने पड़े। अब बिहार के पास बची सिर्फ उपजाऊ जमीन और लोग। उसके पास इंडस्ट्रीज खड़ा करने के लिए रॉ मटेरियल नहीं रहा, तो सारा बोझ आ गया खेती पर। ऊपर से बिहार में आबादी भी ज्यादा है, जिनके लिए रोजगार नहीं है। यही वजह है कि आज बिहार के 40% लोग गरीबी में जी रहे हैं और ये देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक बन गया है। बिहार की पर कैपिटा इनकम देश में सबसे कम में से एक है। माने यहाँ के लोग दूसरे स्टेट से काफी कम पैसे कमाते हैं। करप्शन और क्राइम में ये स्टेट लीड करता है और पॉलिटिक्स का तो कहना ही क्या। दोस्तों, बिहार की पॉलिटिक्स में लोकल पार्टीज का रूल है और शफल करके कभी लालू प्रसाद की आरजेडी तो कभी नीतीश कुमार की जेडीयू सरकार बनाती है।